समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप मोदी भक्त हैं अथवा गोदी मीडिया हैं, आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो, मत देखिए मेरे वीडियो को। लेकिन हम सवाल करेंगे, सवाल इसलिए करेंगे कि आपने इतिहास के उन पन्नों को देखा होगा जो कहती है कि एक राजा होता था मोहम्मद तुगलक, जो हर रोज राजधानी बदलता था, दिल्ली टू दौलताबाद, दौलताबाद टू दिल्ली। जब भी कोई बात होती थी तब जाके वो राजधानी बदल लिया करता था, उनकी योजनाएं आया करती थी। क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान शासन और मोहम्मद तुगलक दोनों में समानता है? हमारे सामने एक प्राकृतिक आपदा आई, जब आपदा आई तब योजनाएं आई, पीपीई किट का निर्माण शुरू हुआ। तो पिछले 5 साल से 6 साल से मोदी सरकार सो रही थी, एंजॉय कर रही थी और पूरी देश की जनता को यह कह रही थी कि हमारा डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। ऐसे डंका बजता है कि आपके श्रमिक भाई दिल्ली से बिहार, यूपी चले जाते हैं पैदल दर दर की ठोकरें खाने के लिए, जो आप 7 वचन कहते हैं, तरह तरह की योजनाएं बताते हैं। आपके पास मनरेगा है, आपके पास लंबी लंबी जो है कहानियां हैं, परंतु हमारे श्रमिक भाइयों के किस काम के? क्यों इतना झूठ बोलते हैं? कल की घटना है, सहरसा स्टेशन जो बिहार का सहरसा शहर है, वहां से वैशाली एक्सप्रेस खुल रही थी और 31 श्रमिक भाई छूट गए क्योंकि 15 मिनट वह लेट आए थे। वह बिहार से वापस दिल्ली और दिल्ली से अजमेर जाना चाहते थे। अजमेर की खाद फैक्ट्री के मालिक ने उनका रिजर्वेशन कराया, बुलाया। जब श्रमिक भाइयों से यह पूछा गया, कोरोना संकट है, पूरा देश में लॉकडाउन अनलॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कहाँ जा रहे हो धक्के खाने के लिए, कहाँ रोजगार मिलेगा? तो साफ साफ कहा कि जो यहाँ के प्रधान हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, वो अपने चमचे चहेते को ही काम देते हैं मनरेगा कार्यक्रम में। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है वह अपनों के लिए होती है। हम तो भूखे मर जाएंगे, कोई काम नहीं मिल रहा है। जब बीडीओ से पूछो तो बीडीओ लंबी चौड़ी अपनी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। जब उनको दिखा दो आईना कि ये श्रमिक भाई भूखे मर रहे हैं, तो कहते हैं ऐसा जो भी बातें हैं हमारे संज्ञान में नहीं आया है। प्रशासन से जहां जहां सवाल किया जाए वो सफाई देने लग जाते हैं। हमारे बीजेपी के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन अपने पुराने दिन भूल गए, जब उनको दिल्ली में रिक्शा मजदूर यूनियन ने नेता बनाया था, बिहारी समझकर उनको सपोर्ट किया था। और वो सरेआम झूठ बोलते हैं कि एक भी श्रमिक भाइयों का जो है भूख प्यास से मौत नहीं हुई है। गांव में जाकर कभी वहां के हालात देखें। और जो भागलपुर से वो सांसद रहे हैं, भागलपुर की जनता ने उनको क्यों हराया? क्योंकि यही सारे कुकर्म सामने आ रहे हैं। हमने पूरे देश का सर्वे लिया है, हर जगह से यहाँ पर केवल योजनाएं बताई जाती है। पहले हमारे श्रमिक भाई दिल्ली से अपने अपने गांव जाने लगे, यह सोचकर कि गांव में मकान होगा, वहां पर किराया नहीं देना पड़ेगा और कहीं से कुछ कमा लेंगे और बच्चे का पेट भर लेंगे। परंतु वहां भी कोई काम नहीं मिला। सरकार टीवी पर आकर तरह तरह का झूठ बोलती है और हमारे नीतीश कुमार जी तो गैर जिम्मेदार बयान देने में लगता है ये बहुत बड़ा अवार्ड लेने वाले हैं। श्रमिक भाइयों के बारे में ओछी बयान कि ये अब यहाँ आए हैं तब ये जनसंख्या बढ़ाएंगे। जनसंख्या तो कहीं भी बढ़ा सकते हैं जहां भी रहेंगे, और उनका घर है बिहार, वो क्यों नहीं आए? नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आम जनता के चुने हुए। पूरा बिहार राज्य उनके नाम रजिस्ट्री नहीं हुआ पड़ा है, जो अनाप शनाप बयान देंगे कि ये श्रमिक भाई जो है गंदगी फैलाते हैं, इनका क्वारंटाइन सेंटर को जो है जनसंख्या निरोधक सेंटर बना दिया जाए।
कंट्रोल सेंटर बना दिया जाए। इस तरह के बयानबाजी होती है। अगर उनको कुछ सीखना है तो पप्पू यादव जी से सीखे। पप्पू यादव जी ने कुछ काम किया है, वह सरकार में नहीं है, सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन हमने काम करते हुए देखा है। हमारे जो देश के प्रधान हैं, इनका भाषण बड़ा अच्छा होता है, तरह तरह के भाषण दे सकते हैं, पूरे देश को जो है दुनिया का नंबर 1 बता सकते हैं। जब जब मजदूर भाई रोटी मांगेंगे तो ये कहेंगे चाइना बॉर्डर पर तनाव है, पाकिस्तान से तनाव है। आखिर ये तनाव तब बढ़ जाता है जब हमारे देश की जो आम जनता है कुछ ज़रूरत की चीज़ें जब मांगती है तो सीमा पर तनाव शुरू हो जाता है। यह तनाव क्या है? ये क्रिएट किया हुआ तनाव तो नहीं। और जब इधर से मांग खत्म हो जाएगी तो आपस में संधि भी हो जाएगी, बातचीत के जरिए बात खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि तनाव क्रिएट किया जाता है। यह पाकिस्तान की पॉलिसी पे चल रहे हैं। पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने अपने देश में किसी प्रकार का विकास का काम नहीं किया। वह इंडिया को दिखा दिखा कर राज करने की कोशिश की अपने जनता पर, और इसलिए पाकिस्तान दुनिया से के सामने पिछड़े हुए देशों में है। ये उसी पॉलिसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दिखा दिखा कर आम जनता से वोट लिया जाए। तो जाहिर सी बात है अब आपका भी देश पाकिस्तान जैसी हालत में आ गया है। रही बात ये, देश की जनता काम करती है, खुद कमाती खाती है, आपको टैक्स भरती है, और आप क्या करते हैं कि बड़े बड़े घोटालेबाजों के जो लोन हैं उसको आप माफ करते हैं। आखिर वह क्या कारण है? कभी आपने सोचा है? ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी को खिचड़ी खिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे, और इस देश के श्रमिक भाई के बच्चे भूखे मरते हैं। बीजेपी के ही सुब्रमण्यम स्वामी जी है, कोई बाहर के नहीं हैं। आखिर उनको क्यों कहना पड़ रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हटाया जाए? सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपके अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं। इसका मतलब है कुछ न कुछ तो कमी है, कुछ आपने गलती की है। आप केवल आंकड़ों के बाजीगरी करते हैं, लोगों को आंकड़े दिखाते हैं, हकीकत में उसके थाली में कुछ नहीं आ रहा है। हमारे श्रमिक भाई जो है शहर से भागकर गांव जाते हैं, गांव के प्रधान को जो आप फंड देते हैं, पता नहीं वो फंड देते भी हैं या नहीं देते हैं। हमने शुरू में ही ये कहा कि हमारे जो देश के प्रधान हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हैं, इसलिए कि शुरू में उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ना है, अब वो कह रहे हैं कोरोना के साथ जीना है। कई सवाल ऐसे हैं जो ये खुद बोलकर मुकर जाते हैं। हर जगह डिजिटल डिजिटल, पहले इन्होंने ताली और थाली बजवाई और साफ साफ कहा आप अपने बालकनी में आकर ताली और थाली बजाइए। क्या पूरी देश की जनता बालकनी वाली है? आप गांव में जाके देखिए, झोपड़े में जाके देखिए, खेतों में जाकर देखिए, वहाँ बालकनी नहीं है। ठीक उसी तरह अब ये कह रहे हैं डिजिटल पढ़ाई होगी। क्या गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे डिजिटल से, जिनके पास स्लेट और पेंसिल होती है? उनके पास अगर गलती से एटीएम कार्ड होता है तो वो एटीएम मशीन के पास जाती है, जो बुढ़ी ताई है, जो हमारी बहनें हैं, और वो जाकर ये कहती है कि भैया ज़रा इससे हमें पैसे निकलवा देना। वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वह सहायता करता है और फिर वो सब कुछ सेट कर देता है और ईमानदारी पूर्वक ये कहता है आप अपना पिन डाल लीजिए। उसमें भी वो ये कहती है ये नंबर है, ये पिन है, आप डाल दीजिए। और इस तरह से गाँव में बहुत बड़ी ठगी होती है, एक दूसरे से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस तरह का जो है हमने पाया है अपने सर्वे में। हमारे देश के प्रधान नहीं जानते हैं गांव के वातावरण। ये भले ही अपने आप को चाय वाला कहकर देश की सर्वोच्च कुर्सी पर जा बैठे हैं, परंतु गांव की परिस्थिति ये नहीं समझ पाते हैं कि गांव के लोग कितनी परेशानी में जी रहे हैं। अब ये कहना शुरू कर दिए हैं
कि कोरोना से संकट है, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे और 1 साल अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो मर नहीं जाएंगे, वो बेवकूफ़ नहीं हो जाएंगे, अगले साल पढ़ लेंगे, कोरोना से संक्रमण फैलेगा। ये हमने किस प्रकार के प्रधान को चुन लिया है, सोचने वाली बात है। और रही बात ये, इनके सारे के सारे कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं। अब दिल्ली के शाहीन बाग में सुगबुगाहट शुरू हुई है फिर एनआरसी सीए के आंदोलन को लेकर। क्या हमारे देश की जनता केवल सालों भर अब ये नौटंकी देखेगी, इनके तमाशे देखेंगे, कभी कोरोना, कभी कुछ, कभी कुछ। अब एक चार्जशीट फाइल किया गया दिल्ली के मामले में, उसमें भी हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों से किया गया है, बीजेपी के तरफ से भी और आम आदमी पार्टी के तरफ से। यहाँ देश में हमारे श्रमिक भाई हैं, आम जनता है, उनके पेट पे आन पड़ी है, रोटी पे आन पड़ी है, लोग भूखे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं। जो आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि ईएमआई नहीं भरनी पड़ेगी, ये सब टीवी का कार्यक्रम सा लगता है, ऐसा हकीकत नहीं है। लोग एक दूसरे से जो बाकी बकाया है वो मांग रहे हैं, जोरदार तरीके से मांग रहे हैं, और इसलिए लोग भागम भागी लगाए हुए हैं, क्योंकि लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो जिंदा रहना चाहते हैं। और देश के प्रधान के सामने पूरा देश हाथ जोड़े हुए है, कोई रास्ता निकालो। रही बात ये, राजनीति में एक दल दूसरे दल के ऊपर लाछन लगाते हैं, जुमलेबाजी होती है, इनका कहना खुद है कि जुमले बनते रहते हैं। लेकिन यह देश अब जुमलों से नहीं चलने वाला है। अब जो है आपको रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये श्रमिक भाई कभी शहर से गांव की तरफ भाग रहे हैं, कभी गांव से ये शहर की ओर रुख करते हैं। ये कब तक इस तरह से भटकाते रहेंगे? कोई न कोई ठोस योजना लाना पड़ेगा। आप डिजिटल बनकर गांव से जुड़ना चाहते हैं, गांव का प्रधान आपको धोखा दे रहा है। आपके दल के जो लोग हैं, जो आपने इतने चम्मच बनाए हुए हैं, वे आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, सब कमाई में लगे हुए हैं। एक बीजेपी के उपाध्यक्ष के घर से अगर 37-38 सिलेंडर, गैस सिलेंडर अगर छापे में मिलता हो तो आप क्या कह सकते हैं? यानी तुम भी लूटो, हम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खाधी है। ये मामला बन रहा है जो हमने देखा है आज़ादी के वक्त। जो लास्ट वायसराय था अंग्रेज, उसने कहा था इस देश को लूटने की क्या जरूरत है, एक से बढ़कर एक लुटेरा बैठा हुआ है हर मोहल्ले में, पूरे देश को लूट कर लाकर दे देगा। आप न्यूज़ बनाते हैं कि जियो के साथ कई कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, वह जियो के साथ इन्वेस्ट किया। हमारे देश के श्रमिक भाइयों के साथ कब इन्वेस्टमेंट होगी, कब इनके घरों में, इनके थाली में कुछ इन्वेस्ट की जाएगी? ऐसा न्यूज़ कब देखने को मिलेगा इस देश की जनता को? मेरा ये सवाल है। हमारे बहुत सारे जो मोदी भक्त होंगे उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल जायज़ है, जेन्युइन है, और जनता की तरफ से पूछना पड़ता है। एक पत्रकार का पत्रकारिता धर्म निभाना पड़ता है, और हम पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे। अभी अभी वित्त मंत्रालय से एक खबर आई कि सरकार आगामी वर्ष यानी 2021 के मार्च तक किसी प्रकार की कोई योजना लेकर नहीं आने वाली है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि जो हमने आखिर में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, इसके आगे हमारे पास कोई रुपया नहीं है, इसलिए कोई भी विभाग कोई नई योजना का प्रस्ताव ना दें। और रही बात ये, हम तमाम श्रमिक भाइयों से कहना चाहते हैं कि दिल्ली से अब श्रमिक ट्रेन जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा चलती थी श्रमिक भाइयों के लिए, वह अब बंद कर दी गई है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब जो है ट्रेन हमने खोल दिया है, अपने अपने टिकट कटा के घर जाएं आएँ। कुल मिलाकर धीरे धीरे सरकार अपना हाथ खींच रही है। अगर आप इस भरोसे होंगे कि काम नहीं चल रहा है, बाजार बंद है, फैक्ट्री बंद है, तो सरकार कुछ आपको दे देगी, ऐसा होने वाला नहीं है।
क्योंकि जितनी भी योजनाएं दी गई है उसमें भी एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, वो लूट रहे हैं। आपने जो सरकार चुनी थी, जो सोचकर, वह आपके नज़रों के सामने खरी नहीं उतरी है, यह सच है। और ये जो 6 साल हमारा मोदी सरकार रहा है, यानी मोदी का 6 साल पूरा बदहाल आप कह सकते हैं। इन्होंने जब लॉकडाउन किया था, बगैर सोचे विचारे किया था। इन्होंने इसको नोटबंदी समझ लिया था। नोटबंदी अर्थ से जुड़ी हुई होती है, वह ट्रांसपोर्टिंग से कम जुड़ी हुई होती है। उसको अदला बदली किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें आम इंसान के जीवन यापन से, जिंदगी से जुड़ी हुई है, उसको आप एकाएक लॉकडाउन नहीं कर सकते। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपने फैसले में कहा, जो वहाँ पर याचिका फाइल हुई पड़ी थी कि इंडिया नाम बदल दिया जाए, क्योंकि इंडिया इंडिक वैली से निकल कर आया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आप संसद में जाइए, भारत सरकार के पास जाइए, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुसार चलती है और संविधान में लिखा हुआ है इंडिया का मतलब भारत और भारत का मतलब इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय कहीं न कहीं से अपना धर्म निभाती है, भले ही लेट सही, परंतु भारत सरकार में कुछ कद्दावर मंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरे देश की 135 करोड़ की जनता को मजाक समझ लिया था। वो ये समझने लग गए थे इसको लॉकडाउन कर देंगे, फिर लॉकडाउन खुल जाएगा। अब जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी तो बोलना पड़ ही गया कि यह 1 महीना पहले अगर हमारे श्रमिक भाइयों का जो है ढुलाई होती, यानी उनके लिए गाड़ी खोली जाती, तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उस समय उतना कोरोना नहीं फैला था। 100 अगर हमारे श्रमिक भाई गांव जाते तो 100 में 1 या 2 हो सकता है पॉजिटिव होते, अब तो 100 में 5 और 10 पॉजिटिव होते हैं। और इस तरह से उन्होंने जो है लोगों को बताई, अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है आप विकास में रोजी रोटी के लिए विकास करें या कब्रिस्तान का विकास करें। अभी हमारा देश कहाँ विकास कर रहा है? हर रोज एक ही खबर, पीपीई किट हमने इतने बना लिए, हमने इतने कब्रिस्तान बना लिए। कल को आप ये भी खबर देंगे कि देश भर के हर मोहल्ले मोहल्ले में एक एक जेल भी बना दिया। आप जेल बनाएंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे, पीपीई किट बनाएंगे, आप हमारे लिए स्कूल नहीं खोलेंगे, किताबें नहीं देंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, हमारे लिए रोटी की व्यवस्था नहीं होगी, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, हॉस्पिटल इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा है। अभी जो है महाराष्ट्र के अंदर जो घटनाएं हुई है, निसर्ग तूफान, वहाँ पर बॉम्बे में अब नदी बन रही है, बारिश हो रही है। पहले कोरोना में महाराष्ट्र मुंबई उलझा हुआ था, अब यह तूफान में उलझा हुआ है। और वो अनाथ भी है क्योंकि बीजेपी की वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ तो उद्धव ठाकरे जी को जूझना है। केजरीवाल साहब ने कहा कि अभी राजनीति का वक्त नहीं है, जब ये निबट जाएंगे, हमारे पास 4 साल और बचे हुए हैं, 5 साल, हम लास्ट में कर लेंगे राजनीति। लेकिन कुछ लोग राजनीति करने से बाज ही नहीं आते। महाराष्ट्र का कोई भी संकट हो उसको शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी पर डाल दी जाती है। क्या भारत सरकार महाराष्ट्र से इनकम टैक्स नहीं लेती, सेंट्रल सेल टैक्स और जीएसटी नहीं लेती? अगर कुछ नहीं लेती है तो ऐसा बोल भी सकती है। अगर महाराष्ट्र को दिल्ली दान करती है कुछ, तब वो बोल सकती है। जब दोनों का आपस का लेन देन है, भारत सरकार के अफसर भी वहाँ होते हैं, तो केवल पार्टी के आधार पर निशाने पे लेना ये गलत है। हमने गलत केंद्र में लोगों को बिठाया है, यह हमें मानना होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सटीक विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।